हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। फर्स्ट टर्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, जॉइंट, बोन्स, इन सब चीजों का डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल के तौर पे या इन शॉर्ट में कहूँ तो जो भी फिजिकल एक्टिविटीज आप करते हैं उन एक्टिविटीज को करने के लिए जिन भी मसल्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है उनकी डेवलपमेंट ही मोटर डेवलपमेंट कहलाती है। अब मोटर डेवलपमेंट में दो तरह के आते हैं, एक ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। अब यहाँ ग्रॉस वर्ड का मतलब होता है लार्ज और यहाँ फाइन वर्ड का मतलब है स्मॉल। फॉर इंस्टेंस के तौर पे कहूँ, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट आपकी लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट मतलब कि आपकी स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट। अब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में एग्जांपल आते हैं सिटिंग, वॉकिंग। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सिटिंग का मतलब जब आप बैठते हैं, चलते हैं, रनिंग करते हैं तो आपकी जैसे थाई मसल्स यूज होती है, आपके हैंड यूज होते हैं, तो ये सारी क्या है आपकी लार्ज मसल्स है। तो ये आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंदर आती है। और फाइन मोटर डेवलपमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल मसल्स। स्मॉल मसल्स मींस आप होल्डिंग अ मार्कर, कैचिंग अ बॉल, स्मैशिंग करना, टाइपिंग करना, इसमें आपकी स्मॉल फिंगर्स, इस तरह की मसल्स यूज हो रही है जो स्मॉल, ये आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए आता है। तो ये आपका गाइस पहला टॉपिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। तो गाइस हमारा अगला टॉपिक है मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। इसका मतलब होता है बच्चों के अंदर मोटर डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो चिल्ड्रन के अंदर मोटर डेवलपमेंट जो है वो 3 स्टेजेस पे होता है। सबसे पहली स्टेज होती है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब होता है जो बच्चे की 3 से 6 साल की उम्र होती है। मिड चाइल्डहुड स्टेज मतलब जो बच्चा 7 से 10 साल की एज के दौरान जो उसकी एज होती है वो होती है मिड चाइल्डहुड। और लेट चाइल्डहुड का मतलब होता है 11 से 12 साल का जो उसका पीरियड होता है चाइल्डहुड का, वो लेट चाइल्डहुड में आता है। तो अर्ली चाइल्डहुड में यानी कि एग्जांपल के तौर पे आपके लिए जो है उस बच्चे की प्री स्कूल वाले इयर्स होते हैं। इसमें जो बच्चा होता है ज्यादातर जंपिंग, थ्रोइंग, रनिंग, इन तरह की एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करता है। कंपटीशन वगैरह बिल्कुल नहीं होता उसका। तो इन एक्टिविटीज के थ्रू ही उसका जो है मोटर डेवलपमेंट होता है। रिमेंबर कि कंपटीशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बच्चे को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना होता है कि बच्चा पार्टिसिपेट करे। और योगा, स्ट्रेचिंग जैसे एग्जांपल जो बिना स्ट्रेंथ की ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज को ना करे। दूसरा होता है बच्चे का मिड चाइल्डहुड पीरियड, ये 7 से 10 साल की उम्र का होता है। इसमें जो बच्चा का पोस्चर होता है और बैलेंस होता है वो बेटर होने लग जाता है। उसका जो स्पीड एबिलिटीज है, वो सारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हैं, वो अब धीरे-धीरे निखरना स्टार्ट हो जाती है। तो ये मिड चाइल्डहुड पीरियड होता है और इसके अंदर जो कंपटीशन भी मतलब एक तरीके से ना के बराबर ही है। इसमें भी पार्टिसिपेशन पे ज्यादा ध्यान देना होता है, कंपटीशन पे कम। उसके बाद जो आता है वो हमारा आता है लेट चाइल्डहुड पीरियड। लेट चाइल्डहुड पीरियड में फ्रेंड्स ये होता है कि 11 से 12 साल का पीरियड होता है। इसमें जो है बच्चे का कॉम्प्लेक्स प्ले स्टार्ट हो जाता है। मींस कि बच्चा जो है थोड़ा स्ट्रेंथ रिलेटिव और अपनी स्पीड एबिलिटीज भी काफी अच्छी तरीके से डेवलप कर लेता है। उसका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, कोचेस भी बच्चे पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। उसकी स्ट्रेटजीज हो गई, जो माइंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हो गई, स्ट्रेटजीज जो भी किसी भी तरह का स्पोर्ट्स को खेल रहा है, फोकस कर रहा है उसमें, तो उसमें उसकी क्या परफॉर्मेंस है उस पे कोचेस भी फोकस करने लग जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे कंपटीशन भी एक तरीके से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो था वो तीनों में डिफरेंस है। इस टॉपिक का नाम था सिंपल सा मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। उसमें आपको 3 स्टेजेस बताने हैं, अर्ली चाइल्ड, मिड चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। अर्ली में आपको सिंपल ये बताना है कि बच्चे की प्री स्कूल वाली ईयर्स होती है, उसमें वो रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग वगैरह करे, कंपटीशन इसमें बिल्कुल ना हो, पार्टिसिपेशन हो सके। मिड चाइल्डहुड में आपको सिंपल से आपका ये होता है कि इसमें पोस्चर और बैलेंस बच्चे का बेटर होने लग जाता है। इसमें कंपटीशन इसमें भी ना के बराबर ही है, बस वो अपनी स्पीड एबिलिटीज वगैरह इसमें उसकी लेकिन थोड़ी दिखाने लग जाती है। और लेट चाइल्डहुड में आपको ये शो कर देना है बिल्कुल कि बच्चे का कॉम्प्लेक्स प्ले स्टार्ट हो जाता है, वो अपनी स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट पे वर्क करने लग जाता है और इसमें कंपटीशन आपको अच्छे से देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक हम क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो गाइस हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, यानी कि वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आपके आते हैं हेरिडिटी और आपके जो जेनेटिक फैक्टर होते हैं, ये सारे आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो खाते हैं उन्हें तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, बट कुछ लोग कहते हैं वो उनका इतना लीवर अच्छा नहीं होता कि डाइजेस्ट ठीक से कर पाए। जेनेटिक फैक्टर में कहूं कि कुछ लोगों के माँ-बाप बहुत लंबे चौड़े हैं तो कहते हैं बेटे भी लंबे ही होंगे, माँ-बाप बहुत ज्यादा हैवी हैं वैसे हैं तो बेटा भी वैसे ही हो जाता है। तो ये सारा जो रीजन होता है इसमें ये जेनेटिक फैक्टर का रीजन होता है, जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं।
दूसरा आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर मैं बताऊं एग्जांपल के तौर पे कि पहले के जो बच्चे होंगे या आपकी भी जो, अगर मैं बात करूं जो आपकी 6 to 7 इयर्स की एज थी जब, तो आप क्या थे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा रहते थे। एग्जांपल के तौर पे आप बाहर खेलना घूमना शाम के टाइम में, तो बट ये आजकल के बच्चों में नहीं है। आजकल के बच्चे क्या है पूरा दिन टैब लेके फोन लेके बैठे रहते हैं, पूरा दिन चिप्स वगैरह खाते रहते हैं, तो उनका जो डेवलपमेंट उतना अच्छे तरीके से नहीं होता। तो ये हमारा आता है एनवायरमेंटल फैक्टर से। तीसरा होता है हमारा पोस्चरल डिफॉर्मिटी। पोस्चरल डिफॉर्मिटी मतलब अगर किसी बच्चे में किसी तरह की पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी हम आगे पढ़ेंगे। डिफॉर्मिटी मींस आप उसके लेग्स में कोई प्रॉब्लम है, स्पाइन में प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह के पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, पोस्चरल प्रॉब्लम है, तो इस तरह का फैक्टर भी मोटर डेवलपमेंट को एक तरीके से अफेक्ट कर देता है। तीसरा आपका होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी जाहिर सी बात है मोटर डेवलपमेंट को प्रॉपर अफेक्ट करेगा ही। जो हैवी इंसान होगा बहुत ज्यादा, तो उसकी डेवलपमेंट बहुत ही स्लो होगी। अब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे अफेक्ट करता है? देखो, अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो मोटर डेवलपमेंट आपकी स्लो होगी। न्यूट्रिशन आपको अगर आपकी बॉडी में अच्छा तरीके से मिल रहा है, आपको डाइट में आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो आपका जो मोटर डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा। उसके बाद आता है फिजिकल एक्टिविटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई बच्चा है या कोई भी पर्सन है फिजिकल एक्टिविटीज काफी करता है, अच्छी करता है, तो उसका मोटर डेवलपमेंट जो नॉर्मल पर्सन के रिगार्डिंग है, एथलीट्स का किसी का भी, उसका मोटर डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होगा। अगला आता है हमारा अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कई एथलीट्स होते हैं या बच्चे होते हैं जिनको क्या है अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है। कुछ स्कूल भी ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ मतलब कम ध्यान देते हैं। अब जैसे हमारा स्कूल है वो स्पोर्ट्स की तरफ काफी ध्यान देता है, तो अपॉर्चुनिटीज जितनी बच्चे को ज्यादा मिलेगी उतना ही उसका मोटर डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगला आता है आपका सेंसरी इंपॉयरमेंट। सेंसरी इंपॉयरमेंट का मतलब होता है, सेंसरी मींस आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आपके आईज, नोज, विजन्स वगैरह, ये सारी चीजें, किसी भी तरह का आपको सुनने में प्रॉब्लम, देखने में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की सेंसरी इंपॉयरमेंट है, तो उससे भी आपका मोटर डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट करेगा। तो गाइस ये हमारा टॉपिक था। अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो गाइस हमारा अगला टॉपिक है एक्सरसाइज गाइडलाइन। एक्सरसाइज गाइडलाइन का मतलब होता है कि आपको किस किस एज में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे पहला पीरियड होता है आपका इंफेंसी, यानी 1 से 2 साल की उम्र का जो बहुत छोटा बच्चा होता है, तो उसको आप किस तरह की एक्सरसाइज कराएंगे? कुछ नहीं, ज्यादा सिटिंग, क्रॉलिंग, होल्डिंग, आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना है कि वो किस तरीके से कुछ चीजों को होल्ड करता है, बैठता कैसे है, थोड़ा बहुत चलना फिरना उसका कैसा है, वो ठीक से है, और हल्का फुल्का खेले। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह वो तो बिल्कुल उससे अवॉइड करने, क्योंकि छोटा बच्चा इन चीजों का वो करेगा भी क्या। दूसरा आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड, यानी 3 से 7 साल की एज। इसमें क्या है, आपको ये ध्यान देना है कि बच्चा जो है वो आपका पार्टिसिपेट करे गेम्स के अंदर, एक्टिविटीज के अंदर। कंपटीशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ पार्टिसिपेट करे, मतलब वो डेली 1 घंटा तो फिजिकल एक्टिविटी करे। उसके बाद आती है आपकी लेटर चाइल्डहुड, यानी 8 से 12 साल की उम्र। इसमें क्या है, बच्चा जो अपनी बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल एक तरीके से पा लेता है, तो उसमें उसकी स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, ये सारी मसल्स जो डेवलप होने लग जाती है, एंडोरेंस भी बच्चे का बिल्ड होने लग जाता है, रनिंग, जंपिंग, इस तरह की एक्सरसाइज उसको डेली लगभग 2 से 3 घंटे करनी चाहिए। तो ये आपका लेटर चाइल्डहुड पीरियड का एक्सरसाइज गाइडलाइन आ गया। उसके बाद आता है आपका एडोलसेंस पीरियड, यानी कि 13 से 19 साल का पीरियड। इसमें बच्चे को लगभग 2 से 3 घंटे नॉर्मल एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज वगैरह भी इंक्लूड होती है, और वो 3 हफ्ते में लगभग 3 दिन तो वो कर सकता है इसको अपने मसल्स का डेवलपमेंट करने के लिए। उसके बाद जो आती है आपकी एडल्टहुड। एडल्टहुड यानी अबव 19 इयर्स, ये तो एक तरीके से बिल्कुल मैच्योर एज हो जाती है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, मोस्टली बच्चा आपका हर तरीके से, बच्चा क्या वो एक तरीके से एडल्ट हो गया है, वो हर तरह की फिजिकल एक्टिविटीज में, स्ट्रेंथ में, रनिंग में, जंपिंग में पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। कोचेस भी उस पर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, वो अपनी स्ट्रेटजीज को, अपने हर तरह के जो इसकी फोकस है कि उसकी एबिलिटीज कैसे बढ़े, मतलब, और इसमें जो कंपटीशन है वो फुल्ली होता है एक तरीके से। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो गाइस हमारा अगला टॉपिक है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, यानी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कौन कौन सी होती हैं और उनके कारण क्या है, उनके प्रिकॉशंस क्या लिए जा सकते हैं, और उनकी रेमेडीज यानी उनका इलाज क्या है। तो सबसे पहले पोस्चरल डिफॉर्मिटी हमारी आती है नॉकपीस। नॉकपीस का मतलब होता है कि आपके जो घुटने होते हैं वो आपस में बैंड हो जाते हैं, मींस एक दूसरे को टच करने लग जाते हैं। इसका कारण है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। ओबेसिटी यानी कि ज्यादा वजन बढ़ना भी नॉकपीस का कारण होता है। प्रिकॉशन आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आपको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, और अगर बच्चा अगर छोटा है तो उसको भी वॉक के लिए, चलने फिरने के लिए आपको ज्यादा फोर्स नहीं करना है, मतलब उसके कारण भी नॉकपीस हो जाता है। अब इसके रेमेडीज क्या है, आपको हॉर्स राइडिंग वगैरह ये सब कर सकते हो। पिलो बिटवीन लेग्स, यानी कि दोनों घुटनों के बीच में पिलो लगा के सोना, पद्मासना, ये इसकी रेमेडीज है। दूसरी हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आती है, वो होती है बोलेक्स।
बोथ एक्स कॉजेज जो है सेम वही, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, इन चीजों की कमी इसके कारण ही होता है। प्रिकॉशन में सेम वही चीज आप कर सकते हो कि इसमें प्रॉपर डाइट वगैरह लेना आपको जरूरी होता है। और रेमेडीज यानी इसके इलाज क्या है, इसका है कि आप वॉक ऑन इनर फीट, यानी पैर का जो अंदर का हिस्सा होता है उसके इनर फीट के अंदर वॉक करना होता है आपको, ऐसे करके इनर साइड करके अगर आप वॉक करेंगे तो ये इससे इसका जो है इलाज हो जाता है। और गरुड़ासन ये इसका सेकंड रेमेडी है। और पोस्टर डिफॉर्मिटी हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमारा फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का मतलब होता है आपका इमेज में आपको दिख रहा होगा, आप जब फुटप्रिंट होता है वो आपका वो बिल्कुल फ्लैट आता है, उसमें किसी तरह का गैप नहीं आता। तो दो तीन तरीके से आपको इमेजेस दिख रही होंगी, ये आपकी एक पोस्टर डिफॉर्मिटी है, फ्लैट फुट जिसे हम कहते हैं। इसका कारण होता है वीक मसल। आप प्रिकॉशन इसके अंदर हम ये लिखते हैं कि इसमें हमें प्रॉपर शूज पहनने चाहिए, हाई हील्स को तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना होगा, ओबेसिटी वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेमेडीज का इलाज क्या है कि स्किपिंग रोप स्किप कर सकते हैं आप, टोज पे जंपिंग करना, वज्रासन आपको पता ही है, वज्रासन कर सकते हैं, ये इसकी रेमेडीज हैं। अगला आता है आपका जो पोस्टर डिफॉर्मिटी है वो होता है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर का मतलब होता है कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो राउंड हो जाते हैं एक तरीके से। आपको इमेज दिख रही होगी स्क्रीन पे, उसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें कारण क्या होता है, सबसे क्या कारण होता है इसका, हेरिडिटी कारण। हेरिडिटी मींस जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी कई बार आपका ऐसा होता है। दूसरा क्या है कि आप कपड़े ज्यादा टाइट पहनते हैं, सिटिंग पोस्चर आपका गलत है, तो भी आपको राउंड शोल्डर्स जो है वो हो जाता है। रेमेडीज इसकी क्या हो सकती है, आप चक्रासन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं, शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं। शोल्डर रोटेशंस तो आप समझते होंगे, शोल्डर को अपने आगे और पीछे करना। तो इन सारी रेमेडीज के अकॉर्डिंग भी ये पोस्टर डिफॉर्मिटी जो है वो ठीक करी जा सकती है। उसके बाद आता है आपका स्पाइनल कर्वेचर। ये भी आपकी एक तरह की पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। स्पाइनल कर्वेचर जो है वो तीन तरह में जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। सबसे पहला होता है काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कॉलियोसिस। इसमें आपकी काइफोसिस मतलब कि अपर बैक, यानी आपकी जो पीठ का अपर वाला हिस्सा है इसमें बेंड हो जाता है, आपको इमेज में दिख रहा होगा। तो ये अपर बैक, इसका रीजन होता है माल न्यूट्रिशन, बाय न्यूट्रिशन वगैरह की कमी। इलाज इसका क्या है, इसका रेमेडीज जिसे हम कह सकते हैं वो क्या है कि आप धनुरासन कर सकते हैं, पिलो सोते टाइम अपनी बैक पे यानी पीठ के कमर के नीचे जो है पिलो रख के सो सकते हैं इसके अंदर। दूसरा आता है आपका लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में क्या होता है, आपकी जो बैक होती है ये पीछे से बहुत ही इनर साइड में चली जाती है। तो इसका भी कॉज क्या है, इम्बैलेंस डाइट, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट, ये इसका जो है कॉज होता है। और इसकी रेमेडीज क्या है, यानी अगर आप इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, आप टो टच कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं, टो टच हलासन सबको पता है। तीसरी चीज आती है हमारी स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस में आपका स्पाइनल कर्वेचर जो है वो देखिए आप स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, वो एस साइड में मुड़ जाता है, या तो इस साइड में हो जाता है, वो इस साइड में हो जाता है। तो इसका जो है वो क्या रीजन होता है कि आपकी जो बोन के जो जॉइंट्स होते हैं, क्या पता आपके इसमें कोई डिसीज हो। दूसरा होता है आपका स्टैंडिंग पोस्चर ही करते हैं, मतलब कई लोग क्या होते हैं वो ठीक से सीधे नहीं खड़े होते, उनको ऐसे करके खड़ा होना होता है या ऐसे करके खड़ा हो जाना होता है। तो ये भी एक तरीके का कारण होता है हमारा स्कॉलियोसिस का। अब इसके प्रिकॉशन क्या करना चाहिए कि आपको हैवी लिफ्ट नहीं करना, मतलब आप एक ही हैंड या एक हैंड से ज्यादा हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का इसमें बहुत बड़ा प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए कि लिफ्ट आपको वेट हैवी नहीं करना। रेमेडीज इसकी क्या है कि बेंडिंग एक्सरसाइज आपको प्रॉपर करनी है, वही रिवर्स में, तो आपको ये सारी जो है आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी इस स्पाइनल कर्वेचर वाली डिसीज में। तो ये हमारी थी पोस्टर डिफॉर्मिटीज जो हमने देखी, ये शॉर्ट में मैंने आपको समझाई नहीं, अगर आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं इसका। तो गाइस हमारा अगला टॉपिक है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। लिटरली हमारा ये लास्ट टॉपिक है, हार्डली 2 से 3 मिनट्स लगेंगे इसको कवर करने में। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है ओलंपिक्स। इन 1900 में जब फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स हुए थे उसमें करीबन 20 से 25 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, और करीबन पूरे 100 साल बाद यानी 2000 ओलंपिक गेम्स में फर्स्ट टाइम मेडल आया था हमारा, ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में, जो कि कौन लाया था, करुणा महेश्वरी, जो हमारी फर्स्ट इंडियन वुमेन थी मेडल लाने वाली। उसके बाद कुछ पॉपुलर वुमेन्स के नेम जो आपको याद रखने हैं, पहला सानिया नेहवाल, सब जानते हैं, बैडमिंटन प्लेयर है वो, ठीक है। उसके बाद पीवी सिंधु, वो रेलवे से बात आप जानते हो, बैडमिंटन सिल्वर लाई थी वो रियो ओलंपिक्स में। साक्षी मलिक रेसलर है, रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज रह चुका उनका। पीटी उषा सबके को पता है, पीटी उषा टिप्स पे जानते हैं, 100 मीटर रेस में सिल्वर मेडल था, 400 मीटर में गोल्ड मेडल था इनका। उसके बाद गीता फोगाट, बबीता फोगाट, ऑब्वियस सी बात है, जानते हो आप, इनके ऊपर मूवी बन चुकी है दंगल। रेसलिंग में गीता का जो था वो गोल्ड था, बबीता का सिल्वर मेडल था। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है आगे चल के, एक क्या दो क्वेश्चन बनेंगे कि रीजन बताइए पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो है वो
लेस फीमेल स्पोर्ट्स में। सबसे पहला रीजन आता है लैक ऑफ एनकरेजमेंट, कि वुमेन्स को इतना ज्यादा एनकरेज नहीं किया जाता किसी भी तरीके से, फ्रेंड सर्कल हो गया उसका, सोसाइटी हो गई, उसके घर वाले, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, वो इतना गर्ल्स को, वुमेन्स को एनकरेज नहीं करते कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। दूसरा ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग। ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग का मीन्स होता है कि अभी भी हमारा जो समाज है वो पुरानी सोच रखता है। कई ऐसे एरिया हुए, गांव में चले जाइए, कई अभी भी फिलहाल ऐसे कई जगह है, कई घरों में ऐसा होता है कि वहां पे जो बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, गर्ल्स को कम दी जाती है। गर्ल्स को इतना स्पोर्ट्स वगैरह के प्रति बिल्कुल प्रेफरेंस दी नहीं जाती। तीसरा अपॉर्चुनिटीज, लेस अपॉर्चुनिटीज से भी रीजन है। गर्ल्स को जब अपॉर्चुनिटीज ही कम मिलेगी तो पार्टिसिपेशन होगा कैसे स्पोर्ट्स में। उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट, सेम वही चीज आ गई, आपका जो एनवायरनमेंट फैक्टर है बहुत अफेक्ट करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा जहाँ पे वुमेन्स को हर चीज की अपॉर्चुनिटीज वगैरह कम मिल रही है तो वहाँ पे तो पार्टिसिपेशन होना है ही। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा कि वे टू इंक्रीज, यानी कि किस वे से, किस तरीके से वुमेन का स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज करा जाए। तो सबसे पहला आता है आपका कंपल्शन। कंपल्शन का मीन्स हो गया कि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसके अंदर जो है स्पोर्ट्स के पीरियड को कंपल्सरी कर देना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो गर्ल्स का या वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाएगा, तो ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरा आता है आपका गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट इनिशिएटिव का मीन्स हो गया कि सरकार जो है हमारी, उनको भी ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए, ऐसे स्टेप्स फॉरवर्ड उठाने चाहिए जिससे जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है स्पोर्ट्स में बढ़े। अब वुमेन कोचेस, ये भी एक मेजर पॉइंट हो गया कि अगर आप जो स्टेडियम्स हैं जितने भी हैं वहाँ पे वुमेन कोचेस अवेलेबल होने चाहिए ताकि वुमेन कंफर्टेबली जो है पार्टिसिपेट कर सके स्पोर्ट्स में। फैसिलिटी ऑफ गर्ल्स, यानी कि प्रॉपर आप किसी भी स्टेडियम में चले जाए जहाँ पे भी गर्ल्स वगैरह पार्टिसिपेट करती हैं तो वहाँ उनके लिए प्रॉपर चेंजिंग रूम, उनके इक्विपमेंट सब कुछ सेपरेटली वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा आता है आपका लास्ट टॉपिक है वो चेंज डोमिनेंस। चेंज डोमिनेंस का मतलब होता है आपका मेल डोमिनेंस। इसका मतलब होगा कि हमारी जो सोसाइटी है वो आज भी यही समझती है कि जो लड़का है वही सब कुछ करेगा, लड़कियों को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। तो ये मेल डोमिनेंस चेंज करने वाली बहुत जरूरी चीज है। इससे एक एग्जांपल हमारी वही मूवी दंगल, उसमें उनके फादर ने जो डायलॉग मारा है कि मेडल लड़का लाए या लड़की लाए, मेडल तो मेडल होता है। तो एग्जांपल यही है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो हमें मेल डोमिनेंस वाली जो फीलिंग है वो हटानी है, फीमेल और मेल दोनों को इक्वली प्रेफरेंस करना बहुत जरूरी है। तो आज के साथ दोस्तों हमारे टॉपिक खत्म करते हैं, वीडियो भी खत्म करते हैं। इन शॉर्ट अगर आप इस पर ठीक से ध्यान देंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता बुक उठाने की जरूरत है। शॉर्ट रिवीजन, बुक रिवीजन के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी है। तो हैव अ नाइस डे।